हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और लाइव टेस्ट है आप सभी के लिए, आप लोग रेडी हो जाओ। इसमें हम लोग कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है अच्छी क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास में। और पहला सवाल दोस्तों आ चुका है आप सभी के सामने। आप सभी को क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलना है। लाइव चैट में आप सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। आपको ए बी सी या फिर डी में आंसर बताना है, या फिर आपको जो भी अपने हिसाब से जो ठीक लगता है बता सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, आर्गन, सल्फर, वेनेडियम या फिर आयोडीन। ठीक है दोस्तों, ट्राई करिए, आप सभी ट्राई करिए और बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका। ठीक है, फटाफट से सब लोग ट्राई करो और बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बेसिकली बताना है जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट प्राप्त होता है सीवीड से। तो सीवीड से दोस्तों आप लोग याद रखेंगे आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन याद रखना है आप लोगों को, आयोडीन जो प्राप्त होता है हमें सीवीड से प्राप्त होता है। राइट दोस्तों, इसके अलावा बाकी आप यहाँ से देख सकते हो जो रिबन सीवीड्स होती हैं उसमें आयोडीन होता है, विच ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग आयोडीन आयंस फ्रॉम सी वाटर। ये सी वाटर से जो है हम सेपरेट करके उसको निकाल लेते हैं। आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स बाय हीटिंग इट इनटू द एयर टू ऐश एंड विच आयोडीन प्रेजेंट एज आयोडीन। ये आयोडीन दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, जो सीवीड्स होती है उससे हमें क्या निकल के आता है, उससे निकल के आता है आयोडीन। राइट, हीटिंग के द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है, तो आसानी से इसको याद रखोगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, व्हेन द कन्वर्जन रेट ऑफ अवर करेंसी गो हाई इन कंपेयर टू अदर करेंसी इट इज नोन एज। यानी जब हमारी मुद्रा का रूपांतरण दर जो है अन्य मुद्रा की तुलना में अधिक हो जाती है तो इसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। जब कन्वर्जन रेट हाई होता है तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। रुपी डिवैल्यूएशन बोलते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन बोला जाता है। रुपी डिमोलिशन, रुपए का डिमोलिएशन। रुपी डेप्रीसिएशन यानी रुपए का ह्रास, या फिर नन। ठीक है, ट्राई करिए और सभी लोग बताएंगे इसका आंसर लाइव चैट में। फटाफट से बताते जाइए दोस्तों क्या होगा सही उत्तर। ट्राई करते जाइए, सभी लोग ट्राई करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग याद रखेंगे, जो कन्वर्जन रेट जो होता है जब हाई हो जाता है तो इसको हम लोग रुपी डेप्रीसिएशन बोलते हैं। रुपी डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, रुपी डेप्रीसिएशन यानी जब एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग वैल्यू में कमी आने लगती है किसी करेंसी में तो उसको हम लोग रुपी डेप्रीसिएशन या मुद्रा का ह्रास बोलते हैं। ठीक है, बाकी और अच्छे से यहाँ पर आप समझ सकते हैं, डिवैल्यूएशन ऑकर होता है व्हेन कंट्री मेक्स कॉन्शियस डिसीजन टू लोअर इट्स एक्सचेंज रेट। यानी डिवैल्यूएशन कब होगा, जब एक्सचेंज के मुकाबले एक्सचेंज रेट जो है धीरे धीरे कम होता जाए इन अ फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, लगातार जब सरकार या फिर कंट्री जो है हमारी कंट्री को करेंसी के एक्सचेंज रेट को कम करती जाती है तो इसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। जबकि डेप्रीसिएशन कब होता है, डेप्रीसिएशन होता है व्हेन देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वैल्यू में जब वैल्यू में कमी आए, करेंसी की वैल्यू में जब कमी आती है तब उसको डेप्रीसिएशन बोला जाता है। और डिवैल्यूएशन कब बोला जाता है, जब कंट्री खुद से अपने आप से जो एक्सचेंज रेट है उसमें कमी कर दे। ठीक है, तो दोनों को ही आप लोग समझ लीजिए, अवमूल्यन और मुद्रा ह्रास दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप समझ पाए होंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला सवाल बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कंटेन हाई कंटेंट ऑफ आयरन मिनरल। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें लौह खनिज की उच्च सामग्री होती है। यानी इसमें लौह किसमें ज़्यादा होता है, यानी कि आयरन मिनरल किसमें ज़्यादा होता है। राइस में, एप्पल में, पल्सेस में या फिर ऑरेंज में। ठीक है, ट्राई करेंगे दोस्तों, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करो फटाफट से। ए बी सी या फिर डी आपको आंसर करते जाना है। बताइए सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। वेरी गुड, सभी लोग बताते जाओ, वेरी नाइस। दोस्तों आयरन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन किस में होता है, तो आयरन आपका एप्पल में होता है। एप्पल इज द राइट आंसर। राइस में आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्ब्स बोलते हैं। कार्ब्स जो होता है आपका राइस में ज़्यादा होता है। पल्सेस में आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है पल्सेस में या फिर सोयाबीन में। ऑरेंज जो होता है सिट्रिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है इसमें।
सिट्रिक एसिड होता है, आप लोग याद रखेंगे जितने भी ऑरेंज, लेमन इस तरह के फ्रूट हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एप्पल जो है आपका हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है, आयरन की मात्रा एप्पल में ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। बाकी आयरन जो है एसेंशियल एलिमेंट है, कंपोनेंट है ब्लड का। फूड आइटम्स कंटेन हाई आयरन मिनरल। आयरन किस में ज़्यादा होता है, स्पेनिच में ज़्यादा होता है, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उन सभी में ज़्यादा होता है बेसिकली। बीन्स, लेंटिल्स, एप्पल और ब्रेड, इन सभी चीज़ों में जो है आयरन ज़्यादा होता है, राइट दोस्तों। तो आप लोग याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको बताना है इफ द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, डिक्रीज कम हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट स्थिर रहता है, या फिर बिकम जीरो शून्य हो जाता है, ठीक है। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका, ट्राई करते जाइए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप सभी को पोल में आंसर देना है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर बताते जाइए, A, B, C या फिर D क्या होगा राइट आंसर, ट्राई करो। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपसे रोटेशन स्पीड की बात हो रही है, रोटेशन स्पीड अर्थ की जब इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, उस केस में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे बेसिकली रिलेशन जो होता है डिफरेंट, इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। इंक्रीज अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, रोटेशनल स्पीड अगर घटेगी तो जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जस्ट इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी मिनिमाइज्ड ऑन इक्वेटर। आप लोग याद रखें ग्रेविटी जो होती है सबसे कम इक्वेटर पे होती है और वैल्यू इज हाईएस्ट ऑन पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो ग्रेविटी का मान होता है वो न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर इसका सबसे अधिक होता है। इसीलिए किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे सबसे कम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज व्हेन अर्थ सरफेस मूव अप और डाउन। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा व्हेन अर्थ रोटेशनल स्पीड इंक्रीजेज। रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। और इफ रोटेशनल स्पीड डिक्रीज है, रोटेशनल स्पीड अगर कम हो जाती है तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का और ये आप लोग याद भी रखोगे। बाकी पोल्स और इक्वेटर वाला भी आपको याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम ग्रेविटी कहाँ पर होती है, राइट दोस्तों। आगे मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों बताना है इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया रेगुलेटेड बाय। भारत में बीमा कंपनियों द्वारा किसका विनियमित किया जाता है। जो बीमा कंपनी है उनको विनियमित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, RBI, सेबी, इरडा या फिर नन, ठीक है। ट्राई करिए दोस्तों, सभी आप सभी को ट्राई करना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। लाइव चैट में आंसर देते जाइए आप सभी, वेरी गुड, सभी को देना है आंसर, वेरी नाइस। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में रेगुलेट की जाती हैं इरडाए द्वारा। इरडा याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और RBI आप लोग याद रखेंगे मनी मार्केट कंट्रोल करता है, मनी मार्केट जो है कंट्रोल करता है। आपका मुद्रा बाजार जो है वो RBI कंट्रोल करता है। सेबी कैपिटल मार्केट करता है, कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट आप लोग याद रखेंगे, मनी एंड ये सिक्योरिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंक्लूड। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, RBI जो है मनी मार्केट करता है और इरडा जो है इंश्योरेंस सेक्टर करता है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये कंट्रोल करता है आपका इरडा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे, जो कि पूछा जा सकता है आप सभी से, क्लियर है बात। बाकी यहाँ पर आप इससे रिलेटेड प्राइमरी रेगुलेटर जो है इंश्योरेंस इंडिया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाए है, इरडा याद रखना है आपको। और 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था इरडा, आप लोग याद रखेंगे गवर्नमेंट लेजिस्लेशन द्वारा, जिसका नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया एक्ट 1999, ठीक है। इरडाई एक्ट द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोग याद रखेंगे हैदराबाद में है, हेडक्वार्टर जो है इसका हैदराबाद में है। चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र टुंटिया जो है इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इतनी बात आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है जो कि पूछी जा सकती है आप लोगों से, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बता दो, डैश इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। आपको बताना है कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रोम, कैश या फिर हार्ड ड्राइव, ठीक है। सभी लोग पोल में आंसर करो इसका
और बताओ क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, सभी लोग ट्राई करते जाइए। रैम, रोम, कैश या फिर हार्ड ड्राइव आपको बताना है सही उत्तर इनमें से, ए, बी, सी या फिर डी। ट्राई करते जाओ दोस्तों, ट्राई ट्राई ट्राई, कीप ट्राइंग, वेरी गुड। पोल आपको लाइव चैट में देना है उत्तर, वेरी गुड। दोस्तों आप सभी को याद रखना है जो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी होती है, और ये बफर का काम करती है, आप लोग याद रखेंगे बफर का काम करती है रैम एंड सीपीयू के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है, आप सबको याद रखना है, ठीक है। कैश मेमोरी जो होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, राइट। बाकी इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हो कैश मेमोरी जो एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट्स एज बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू, रैम और सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है, क्योंकि रैम बहुत फास्ट है, सीपीयू भी फास्ट होता है, इन दोनों की स्पीड मिसमैच ना हो इसके लिए जो है कैश मेमोरी लगाई जाती है, ठीक है। आप सबको याद रखना है इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा इंस्ट्रक्शन सो दैट इमीडिएटली अवेलेबल टू सीपीयू, ठीक है। जो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग का काम आपको पता है सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा चाहिए वो कैश मेमोरी में ही स्टोर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखोगे कैश मेमोरी जो रिड्यूस करती है एवरेज टाइम को एक्सेस डेटा और मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस हो रहा है, राइट दोस्तों। तो कैश याद रखना है बफर की तरह यूज होता है ये एक तरह से रैम और सीपीयू के बीच में, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बताएंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों द्वारा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, विधानमंडल और संसद के सदस्यों द्वारा। ये सभी लोग ट्राई करिए और पोल में राइट आंसर बताएंगे आप लोग लाइव चैट में, ट्राई करते जाओ दोस्तों, वेरी नाइस। सभी का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। लाइव चैट में देते जाइए उत्तर ए, बी, सी या फिर डी, वेरी नाइस। दोस्तों आप सब याद रखेंगे जो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति जो है इनका चुनाव होता है, इनका जो चुनाव होता है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और इसमें नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों ही भाग लेते हैं, ठीक है। आप लोग को याद रखना है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही भाग लेते हैं, जबकि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनके में नॉमिनेटेड नहीं भाग लेते, केवल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, ठीक है। आप सबको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बात डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, जैसे कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इन अकॉर्डिंग विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट में होती है, आप लोग को याद रखना है। और स्टेट लेजिस्लेटर का इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर भाग नहीं लेती वाइस प्रेसिडेंट के केस में, जबकि प्रेसिडेंट के केस में आप लोग याद रखोगे लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भाग नहीं लेते, ये भी याद रखोगे, ठीक है। बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इनके भी मेंबर्स भाग लेते हैं, राइट। तो आपको ये याद रखना है कौन किस में भाग लेता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, राइट दोस्तों। तो इतना आप लोग याद रखेंगे इससे रिलेटेड। आगे मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला दोस्तों बताना है हु गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री, ठीक है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता किसे मिला? पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है केमिस्ट्री के केस में, ठीक है, बताना है दोस्तों। ट्राई करेंगे आप सभी लोग ए, बी, सी या फिर डी को में उत्तर बताएंगे। लाइव चैट में आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा, ट्राई करते जाइए सभी लोग, आप सभी को करते जाना है ट्राई, वेरी गुड। दोस्तों फर्स्ट नोबेल प्राइज जो दिया गया था केमिस्ट्री में वो आप याद रखेंगे वेंट हूफ जो थे इनको दिया गया था। पहला फिजिक्स में W.C. रॉयंटजन को दिया गया था, ये एक्स रेज की खोज की थी इन्होंने, एक्स रेज की खोज की थी, W.C. रॉयंटजन इसको बोलते हैं। W.C. रॉयंटजन याद रखोगे, W.C. रॉयंटजन जो है ये पहले इनको मिला था 1991 में, 1991 में इनको दिया गया था एक्स रेज की खोज के लिए, और वॉन्ट हूफ जो है इनको केमिस्ट्री में मिला था, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको वेंट हूफ और फिजिक्स में आपको याद रखना है W.C. रॉयंटजन, ठीक है। बाकी फर्स्ट नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में दिया गया 1991 में जैकब हेनरिक वेंट हूफ को दिया गया, ये नीदरलैंड्स के थे, ठीक है, फॉर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर और केमिकल डायनेमिक्स के लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। तो आप सभी दोस्तों याद रखोगे
क्लियर है बात। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में वेंट हूफ को दिया जाता है। अगला दोस्तों आपको बताना है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल जो है किस कंट्री पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में है आपको बताना है। ट्राई करिए दोस्तों, बोलिविया, इक्वाडोर, कनाडा या फिर वेनेजुला। सभी को देना है उत्तर। वेरी आसान क्वेश्चन और आप आसानी से उत्तर बता सकते हैं। आप लोग ट्राई करते जाइए, सभी लोग ट्राई करेंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। दोस्तों आप सभी याद रखना है जो वाटरफॉल है एंजल फॉल जो है विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये आपका वेनेजुला में है। वेनेजुला याद रखेंगे। वेनेजुला की कैपिटल पूछी जाती है आपसे, कैपिटल इसकी याद रख लो। वेनेजुला की कैपिटल जो है कैराकस और यहाँ की करेंसी आपको याद रखनी है। करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये बोलीवर है, बोलीवर याद रखेंगे, बोलीवर यहाँ की करेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल कैराकस याद रखनी है वेनेजुला की और करेंसी बोलीवर याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो एंजल फॉल है वेनेजुला में हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। 3230 फीट है हाइट में। एंजल फॉल लोकेट ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ रियो कोरोनी रिवर पर है, आप लोग याद सकते हैं। ठीक है, बाकी वेनेजुला जो है आप लोग याद रखोगे कहाँ पर, ये आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल यहीं पर, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला बताना है वो अमंग द फॉलोइंग वाज सेंटेंस्ड टू 50 years imprisonment एंड ट्रांसपोर्टेड टू जेल इन अंडमान निकोबार। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार की जेल भेज दिया गया। ठीक है, अंडमान निकोबार की जेल जो है सेलुलर जेल है, उसको काला पानी की सजा भी बोला जाता है, उसी में इनको भेजा गया था। तो बताइए कौन थे, किन्हें भेजा गया था। ठीक है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर ए बी सी या फिर डी। लाइव चैट में आंसर बताते जाइए दोस्तों, सही उत्तर बताते जाना है आप लोगों को। जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, ट्राई। वेरी नाइस दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे वीडी सावरकर जो थे, वीडी सावरकर यानी विनय दामोदर सावरकर, इनको ही काला पानी की सजा दी गई थी। 50 साल के लिए जेल भेज दिया गया था अंडमान निकोबार की, जिसको काला पानी की सजा बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बाकी सावरकर जो थे 28 साल के थे, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 50 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 50 साल के लिए इनको भेज दिया गया था 1928 साल की उम्र में। और ये 4 जुलाई 1951 में जो है पहुंचे थे इन फेमस सेलुलर जेल इन अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, सेलुलर जेल में भेजा गया था इनको। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बताना है आपको, CPU ऑफ स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर इज। सबसे छोटे एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर का CPU है, क्या बोलते हैं उस CPU को। माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, नैनो प्रोसेसर या पर्सनल प्रोसेसर। ठीक है, ट्राई करेंगे, काफ़ी आसान सवाल है ये भी। सभी लोग ट्राई करो दोस्तों, ABCD या फिर ABC या फिर D में आपको उत्तर बताना है। लाइव चैट में बताते जाइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर, मिनी, नैनो या फिर पर्सनल, आपको बताना है सही उत्तर। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे आपका माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर ही होता है भाई जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, CPU बोलते हैं। जो आपका प्रोसेसर लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों बताएंगे आप लोग, ऑन 13 जनवरी 2019 अ मॉन्यूमेंट पॉइंट 350 वॉज रिलीज्ड इन ऑनर ऑफ द बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ सिख गुरु। 13 जनवरी 2019 को किस सिख गुरु के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर। ट्राई करो, 350 रुपये का सिक्का जो है किस के बेसिकली समारोह पर, जन्म शताब्दी के समारोह पर इशू किया गया, आपको बताना है, जारी किया गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, रामदास या गुरु नानक देव। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप सभी को याद रखना है गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो हैं इन्होंने ही बेसिकली इनके ही 100 जो सेंचुरी सेलिब्रेशन है उस पर स्टार्ट किया गया था 350 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, आप लोग याद रखोगे गुरु गोविंद सिंह याद रखना है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना आप लोग याद रखोगे इन्होंने ही की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ये 10वें गुरु थे, 10th और लास्ट गुरु थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। पहले गुरु नानक देव थे, आप लोग याद सकते हैं। क्लियर है बात सभी को बढ़िया तरीके से। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। बाकी जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु गोविंद सिंह की वो सेलिब्रेटेड
उसको जो है आप लोग या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है पटना साहिब में, क्योंकि पटना में ही इनका जन्म स्थान, इनका बर्थ प्लेस याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जो बर्थ प्लेस है वो आपका पटना ही है, ठीक है। जबकि गुरु नानक तलवंडी में पैदा हुए थे पाकिस्तान में, ठीक है। बाकी 13 जनवरी 2019 को कॉमेमोरेटिव सिल्वर कॉइन 350 रुपये और स्टैम्प और 10th गुरु गोविंद सिंह जी महान बर्थ एनिवर्सरी 350 रुपये का सिक्का जो है निकाला गया है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पंथ या पटना याद रखना है, बर्थ प्लेस है। आगे दोस्तों बताना है विच स्टेट हैज़ वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द प्ले इंडिया गेम्स 2019। खेलो इंडिया गेम्स 2019 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते, ठीक है। आपको बताना है इसका सही उत्तर, ट्राई करिए सभी लोग, ए बी सी या फिर डी आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा आपके हिसाब से। सभी लोग ट्राई करते जाइए, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर असम, ट्राई करते जाओ फटाफट से आप लोग। वेरी नाइस दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा जो है पदक जीते हैं, सबसे ज़्यादा प्ले इंडिया गेम्स 2019 में, खेलो इंडिया जो गेम है इसके अंतर्गत, ठीक है। महाराष्ट्र ने टोटल 228 पदक जीते हैं, जिसमें से 85 गोल्ड, 62 जो है सिल्वर और 81 ब्रोंज है। सेकेंड नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। हरियाणा 178 जीते हैं, जबकि जो दिल्ली है उसने 136 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपको याद रखना है पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली है। क्लियर है दोस्तों। अगला आपको बताना है HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML बनाने के लिए उपयोग किया, किस चीज़ को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है HTML का? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब सर्वर या फिर वेब पेज, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे इसका और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपको। ट्राई करते जाइए दोस्तों। वेरी नाइस, ए बी सी या फिर डी आपको सही उत्तर बताना है, सभी लोग बताते जाओ। वेरी नाइस दोस्तों, HTML दोस्तों याद रखेंगे, HTML जो है ये वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और वेब पेजेस की कलेक्शन को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट होती है वो एक कलेक्शन है वेब पेजेस का, ठीक है। और किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, होम पेज, ठीक है। होम पेज बोला जाता है। ये पूछा जाता है फर्स्ट पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक है। तो HTML याद रखना है, HTML यूज़ करते हैं हम लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी HTML का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, आप लोग याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML जो है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब ब्राउजर, ठीक है। इट कैन बी असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजी CSS को याद रखना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS को बोलते हैं, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट द्वारा इसको जो है डिज़ाइन, एनिमेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो HTML आपको याद रखना है, HTML जो है ये आपका वेब पेज बनाने के लिए है, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे, मुंशी प्रेमचंद इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। मुंशी प्रेमचंद जो है इसमें से किस किताब से जुड़े हुए हैं, कौन सी किताब है इनकी, आपको बताना है। सेवा सदन, गोदान, रणभूमि या फिर कर्मभूमि। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। काफ़ी आसान दिए गए हैं ऑप्शन वैसे अगर देखा जाए, सभी लोग ट्राई करो और बताओ ए बी सी या फिर डी। लाइक चैट में दोस्तों आपको आंसर बताना है इसका, बताते जाइए सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है सही उत्तर है आपका ऑल ऑफ दीज, सही उत्तर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि सेवा सदन भी इनकी ही है, मुंशी प्रेमचंद की, गोदान भी है, रणभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। ये सारी ही किताबें जो है मुंशी प्रेमचंद की हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। बाकी गोदान आपने सुना होगा कि कफन, निर्मला और ईदगाह आप लोगों ने सुनी होगी भाई, हामिद की कहानी जो थी जिसमें चिमटा लेके आता है हामिद अपनी माँ के लिए, तो ईदगाह आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं। गबन और बड़े घर की बेटी, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सारी किताबें, ये सारी बुक्स जो है मुंशी प्रेमचंद की हैं, राइट दोस्तों। आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों बताना है, इन विच गेम नंबर ऑफ प्लेयर इज 6। आपको बताना है निम्नलिखित किस गेम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ट्राई करेंगे सभी लोग, ए बी सी या फिर डी, वॉलीबॉल, पोलो, बास्केटबॉल या वाटर पोलो। सभी लोग बताओ क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। सभी लोग बताते जाएंगे, वेरी गुड।
टोटल 6 प्लेयर किस में होते हैं, कौन से गेम में 6 प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो आपका वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल इसमें टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 प्लेयर आपके वॉलीबॉल में होते हैं। पोलो में दोस्तों आप लोग याद रखोगे टोटल 4 प्लेयर होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। जबकि वाटर पोलो आपको याद रखना है, वाटर पोलो में जो है 7 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल दोस्तों याद रख सकते हो, बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर आपके बास्केटबॉल में होते हैं। ठीक है, आप सभी को इतना याद रखना है, सिलेक्टेड। ठीक है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला बताइए, वेयर इज माझगांव शिप बिल्डिंग यार्ड लोकेटेड। मझगांव शिप बिल्डिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है। ट्राई करेंगे कोचीन, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर कोलकाता। ठीक है, ट्राई करें और सभी लोग बताएंगे सही उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी, विच इज द राइट आंसर। ट्राई करिए आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, ट्राई करते जाइए, लाइव चैट में आपको उत्तर देना है। दोस्तों मझगांव जो है आप लोग याद रखेंगे ये आपका मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में मझगांव शिप बिल्डिंग जो है ये आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, बाकी जो शिप बिल्डिंग है यार्ड मझगांव डॉक, ये मुंबई का डॉक है महाराष्ट्र। आप याद रखेंगे मुंबई सराय, मझगांव मुंबई याद रखें आपको। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे, सेला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर सिक्किम। ट्राई करिए आप सभी लोग, ट्राई करेंगे और बताएंगे सही उत्तर, लाइव चैट में बताते जाइए, ट्राई करके फटाफट से बताएंगे विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ट्राई करिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर सिक्किम किस जगह पर है। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है सेला जो दर्रा है वो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सेला पास जो है, सेला पास हाई लैटिट्यूड माउंटेन पास है और ये तवांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आप लोग याद रखेंगे सेला पास कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए, व्हाट इज हु इज द राइटर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है। ट्राई करेंगे आप सभी, ट्राई करिए आप सभी और बताइए सही उत्तर क्या होगा। नेल्सन मंडेला हैं, लुई फिशर हैं या फिर ऑन्ग सान सुकी हैं या फिर माओ टी तुंग है। ठीक है, ट्राई करिए, ए, बी, सी या फिर डी, विच इज द राइट आंसर। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये आपका नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला भाई, इनको आप ये भी याद सकते हो, इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। आप लोग याद रखते हैं कब, 1990 में इनको दिया गया था भारत रत्न। आप लोग याद रखना नेल्सन मंडेला को। इनके साथ ही साथ अब्दुल गफ्फार खान, एक खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, इनको भी दिया गया था। 2 ऐसे पर्सन हैं, 2 ऐसे नॉन इंडियंस हैं जिनको बेसिकली भारत रत्न के नाम दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान जो हैं इनको भी दिया गया है। बाकी यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इनकी बुक है नेल्सन मंडेला की। राइट, बाकी नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिकल लीडर और फिलंथ्रोपिस्ट जो कि प्रेसिडेंट के रूप में भी थे वही 1994 से 99 तक। और कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड थे स्टेट के, फर्स्ट इलेक्टेड फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इनको नोबेल प्राइज़ 1953 में दिया गया, 93 में दिया गया था। 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे, व्हेन वाज ओपेक इस्टेब्लिश। ओपेक की स्थापना कब की गई थी। ट्राई करिए सभी लोग और बताइए सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। 1940 में, 1965, 1960 या फिर 1955। सभी लोग ट्राई करो। दोस्तों ओपेक याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इसका, ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, वियना में है, वियना याद रखोगे, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बहुत पूछा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 14 नेशन की, फाउंडेड 1960। 1960 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वियना याद रखना है, हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ओपेक का। राइट दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए, वेयर इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो वन्य जीव आवरण है वो किस जगह पर स्थित है। ट्राई करेंगे दोस्तों आप सभी,
आपको बताना है गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर या फिर तमिलनाडु। ठीक है, ट्राई करिए और बताइए राइट आंसर क्या है। लाइव चैट में आपको देना है उत्तर, सभी लोग उत्तर बताते जाएंगे। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आपको याद रखना है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में। बस्टर्ड एक बर्ड होती है, याद रखेंगे आप लोग। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक बर्ड है। ठीक है, बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो है 1979 में स्टैब्लिश हुई थी एज जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये आपकी सोलापुर महाराष्ट्र में ही। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताएंगे आप सभी, हु इज़ द ऑथर ऑफ खूनी वैसाखी पोयम। खूनी वैसाखी कविता के लेखक कौन है? ठीक है, आप सभी को बताना है, ट्राई करेंगे आप सभी और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, नानक सेव है, कतार सिंह सराबा हैं या बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है। ठीक है, ए बी सी या फिर डी में आपको उत्तर बताना है, ट्राई करिए और बताइए राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग लाइव चैट में उत्तर देंगे। दोस्तों खूनी वैसाखी याद रखना है, ये है नानक सिंह की कविता है, आप लोग याद रखेंगे। जलियांवाला बाग मासेकर पर बेस्ड है। ये खूनी वैसाखी जो है ये पोयम फ्रॉम जलियांवाला बाग मासेकर 1919 बाय नानक सिंह याद रखेंगे, नानक सिंह ने लिखी थी। भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 में हो रहा है। ठीक है, और जनरल डायर जो थे इन्होंने गोली चलवा दी थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। और जनरल डायर को फिर गोली मारी थी उधम सिंह ने, आप लोग याद रखेंगे। उधम सिंह इन्होंने लंदन में 1940 में इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग में और इनको गोली मारी थी उधम सिंह ने। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। अगला दोस्तों सवाल है, वेयर विल 39th नेशनल गेम्स बी हेल्ड इन 2022। 2022 का 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होगा? गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे उत्तर, ट्राई करिए और राइट आंसर बताइए फटाफट से। राइट दोस्तों, व्हाट इज द राइट आंसर? ए बी सी या फिर डी। दोस्तों 39th एशियन गेम्स जो होंगे आप लोग याद रखेंगे 2022 के मेघालय होस्ट करेगा। मेघालय इज द राइट आंसर, मेघालय याद रखना है। तो मेघालय वॉज ग्रांटेड टू 39th नेशनल गेम्स इन 2022। बाकी कैपिटल याद रखते हो मेघालय की आपकी शिलोंग है, शिलोंग कैपिटल है यहाँ की। गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक हैं और सीएम है कोरनाड संगमा। ठीक है, कोरनाड संगमा जो है यहाँ के सीएम है। ठीक है, तो मेघालय से रिलेटेड चीज़ें याद रख सकते हैं। बाकी 39 नेशनल गेम्स जो होंगे वो भी मेघालय में ही होंगे। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला बताना है, इन विच ईयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किस वर्ष लागू हुई आपको बताना है, ए बी सी या फिर डी। 1987, 1989, 1992 या 1987। सभी लोग ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है, मिल सकता है आपको एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है भाई। 3 तरह की प्रोटोकॉल होती है। मॉन्ट्रियल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियो समिट है और इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है आपको। मॉन्ट्रियल दोस्तों याद रखेंगे ये 1989 की प्रोटोकॉल है, 1989 की प्रोटोकॉल है और ये किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लेशन से, ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल याद रख लो। क्योटो प्रोटोकॉल जो है याद रखेंगे, ये 2005 में आई थी इस्टेब्लिश में, 2005 में एग्जिस्टेंस में आई थी और ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन से या फिर ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा जो है आपकी रियो समिट है, रियो समिट आपको याद रखना है। रियो समिट जो हुई थी ये 1992 की समिट है। रियो समिट भी पूछा जाता है कि कब हुई, तो 1992 में हुई थी। रियो समिट आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ये तीनों ही पूछी जाती है, मॉन्ट्रियल, क्योटो और रियो, तीनों ही याद रखना है आपको। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनल ट्रीटी है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, और इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हटाने के लिए लाया गया था इसको। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1 जनवरी 1989 में आई थी फोर्स में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 1989 आपको याद रखना। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल बता दीजिए, नेम द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। काफ़ी आसान है, थार, गोबी या तकला मलकाना या फिर काराकुम।
ठीक है, ट्राई करेंगे ए बी सी या फिर डी में आपको उत्तर बताना है। सभी लोग ट्राई करो दोस्तों, लाइव चैट में उत्तर बताओ उसका क्या होगा। सभी लोग ट्राई करते जाइए, वेरी नाइस। दोस्तों आप लोग याद रखोगे जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये आपका गोबी है। गोबी आपका पड़ता है मंगोलिया में। मंगोलिया चाइना में पड़ता है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा है। थार डेजर्ट जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा है। इंडिया में राजस्थान में पड़ता है ये। और इसके अलावा विश्व की अगर बात करें, विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, तो विश्व का अगर लार्जेस्ट पूछा जाए लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो एंटार्क्टिका है। आप लोग याद रखेंगे एंटार्क्टिका डेजर्ट है, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। ये कैसा कोल्ड डेजर्ट है। अगर हॉट डेजर्ट पूछा जाए तो उस केस में आएगा आपका सहारा याद रखेंगे। सहारा डेजर्ट जो है ये हॉट डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखने। अगर सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो एंटार्क्टिका होगा, और सहारा जो आएगा इसके सेकेंड नंबर पर आता है जो कि हॉट डेजर्ट है। राइट दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। बाकी गोबी डेजर्ट जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का, बाकी चाइना मंगोलिया में पड़ता है, आप लोग याद रख सकते हो। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आपको, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, ये पूछा जाता है बार बार। ट्राई करेंगे आपको 44वां, 42वां, 43वां या 45वां। ठीक है, ए बी सी या फिर डी में आपको उत्तर देना है। सभी लोग देते जाइए, वेरी नाइस। सभी लोग लाइव चैट में उत्तर देते जाइए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया गया था। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आप लोग याद रखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये अब क्या है, एक लीगल राइट है, आपको याद रखना है। और आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है, 300A के अंतर्गत। ठीक है, लीगल राइट, इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, 300A के अंतर्गत आएगा, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। राइट दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे आसानी से। अगला आपको बताना है, इन विच ईयर डिड सार्क ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सार्क ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। काफ़ी आसान सवाल है, बताइए सभी। 1997, 1994, 2009 या 1985। ए बी सी या फिर डी में आप सभी को उत्तर बताना है, बताते जाइए दोस्तों, वेरी नाइस। दोस्तों 1985 आपको यहाँ पर याद रखना है। 1985 में स्थापना हुई थी सार्क की, और ये ढाका में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, आप लोग याद रखेंगे, नेपाल में हेडक्वार्टर है, लेकिन स्थापना इसकी ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी। राइट, 1985 में। बाकी इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और यूनियन ऑफ नेशन एशियन साउथ एशियन कंट्रीज़ की। मेंबर में 8 नेशन है भाई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, बाकी हेडक्वार्टर आप लोग काठमांडू याद रखेंगे, नेपाल याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखने, मेंबर याद रखने की ट्रिक बहुत अच्छी सी आप लोग याद सकते हो। आपको याद रखना है MBBS पीना है, MBBS पीना है, इतना आप लोग याद रख सकते हो। M से आपका मालदीव आपका जाएगा, B से बांग्लादेश, B से फिर भूटान, P से आपका पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, और A से आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपके टोटल 8 मेंबर स्टेट हैं। MBBS पीना ऐसे याद रख लो, इससे आपको आसानी से याद रहेगा, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो MBBS पीना ये ट्रिक है इसकी, मेंबर को याद रखने की। राइट दोस्तों, तो इतना, आई होप आपको ये सारे ही सवाल बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे। इसी तरह से इनको तैयार करते रहिए, और रेगुलरली आप वॉच करिए इस सीरीज़ को। मैं यहाँ पर आपको सारे टॉपिक कराने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सीरीज़ के अंतर्गत, तो आप इसको पूरा कम्प्लीटली वॉच करिए बढ़िया तरीके से। और इसकी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हो, वहाँ से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही।